Hello friends, welcome once again to our own channel Smita Classes. Today we will be dealing with the SST book of Standard 4. The name of the book is Our Social Environment and we will be dealing with the 19th chapter. The name of the chapter is Our History. We will start reading the chapter. History is the story of man and his life on the earth. When we look into the past, we find that the prehistoric time has no particular written record. It may be nearly 3 million years ago when the story of man began. The period from prehistoric time to 600 AD is called the ancient period. History helps us understand the relationship between the past and the present. हिस्ट्री क्या होता है? वो मनुष्य का स्टोरी है, उसके जीवन का स्टोरी है और इस अर्थ पे उसके जीवन का स्टोरी है। ये हमारे जो पृथ्वी ग्रह पे मनुष्य का कैसे जीवन शुरुआत हुआ, कैसे आगे बढ़ रहा है, उसका स्टोरी को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री की मदद से हम जान पाते हैं कि हमारा जो बीता हुआ कल है, पास्ट है, भूतकाल है, और जो हमारा वर्तमान है उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो हम हिस्ट्री की मदद से जान जाते हैं। जब हम लोग पास्ट में देखते हैं, पहले के समय में देखते हैं, तो हम लोग को जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, मतलब कि जब से हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया गया, उसके पहले के समय का हमारे पास कोई रिकॉर्ड हमको नहीं मिलता है। रिटन रिकॉर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसे पढ़ के हम जान पाएँ कि उस समय कैसा था लाइफ अर्थ के ऊपर। वो किस समय का बात है? बोल रहे हैं कि 3 मिलियन ईयर्स अगो, 3 मिलियन साल पहले जब मनुष्य का लाइफ शुरू हुआ अर्थ पे, उस समय का 3 मिलियन ईयर्स अगो का समय का हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, और उस टाइम को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। तो जो वो पीरियड है प्री हिस्टोरिक टाइम से, मतलब कि जब मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पे शुरू हुआ, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके 600 AD, हाँ AD होता है, एना डोमिनी होता है, तो जो है AD तक जो है 600 AD तक जो है AD वो पीरियड है जो कि जीसस क्राइस्ट के बाद का बर्थ का पीरियड को AD कहते हैं, और जीसस क्राइस्ट के पहले के पीरियड को कहते हैं BC। ठीक है, तो जो बोल रहा है कि प्री हिस्टोरिक टाइम है जब मनुष्य का लाइफ इस अर्थ पे स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेकर 600 AD तक के टाइम को कहते हैं एंशिएंट पीरियड। ठीक है, BC stands for period before Christ, AD stands for the period after the death of Jesus, है ना। जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन के भगवान है, तो उनका जो डेथ के बाद जो है का समय वो AD कहलाता है, और उनके जन्म के पहले का समय BC कहलाता है। अब हम लोग एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट पीरियड अभी मैंने बताया कौन सा टाइम है, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके 600 AD तक। It is believed that early humans had ape-like forms in the beginning. They lived like animals in the jungle, gathered their food from forests and hunted animals. Slowly they lived in groups and learned to cultivate and produce food. Their life progressed further with the discovery of fire when they learned that cooked food was much tastier. They started to move from one place to another with the invention of wheel. This was the beginning of early civilization. The early humans made tools and weapons of stones to kill animals. Hence, this period of early humans has been called the Stone Age. ये माना जाता है कि जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स है, सबसे शुरू के जो मनुष्य हैं, वो कैसे रहते थे? वो बंदर के जैसा उनका शरीर था, हाँ, एप लाइक फॉर्म था उनका, बंदर के जैसा उनका बॉडी का था। वो बंदर के जैसे रहते थे, जंगल में रहते थे। एनिमल्स लोग, जैसे कि एनिमल्स जंगल में रहते हैं, तो ये मनुष्य भी जंगल में रहते थे, और जंगल के पेड़ पौधों से वो खाना ढूंढते थे अपना, और जो एनिमल्स हैं उनका शिकार करते थे। हंटेड एनिमल्स, उनका शिकार करके वो खाते थे। फिर धीरे धीरे वो सीखे कि कैसे ग्रुप में रहेंगे, एक साथ एक ग्रुप में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फिर वह सीखे कि कैसे कल्टीवेट करना है और फूड प्रोड्यूस करना है, मतलब फार्मिंग करना वह सीख गए, किस तरह फार्मिंग करके खाना उगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे उनका लाइफ आगे बढ़ता गया, वो धीरे धीरे बंदर से मनुष्य की तरफ ट्रांसफॉर्म होते चले गए। फिर उन लोगों ने फायर को डिस्कवर किया, आग का डिस्कवरी किया, और ये समझ पाए वो कि जब आग में खाना कोई पका देते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, टेस्टियर खाना लगता है। फिर जो है उसके एक जगह से दूसरे जगह जाने में उनको बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद उन लोगों ने व्हील का इन्वेंशन किया, चक्के का इन्वेंशन किया, चक्का बनाया जब उन्होंने, तब उनको
एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होने लगी। हाँ, आसानी से वो गाड़ी बना के उसमें बैठ के जाते थे, चक्के वाली गाड़ी में। और वही शुरुआत था अर्ली सिविलाइजेशन का। जब मनुष्य सिविलाइज्ड हुआ, सभ्य होके रहना शुरू किया मनुष्य, तो वही चक्के के इन्वेंशन के बाद, व्हील के इन्वेंशन के बाद। इसीलिए ये जो पीरियड है अर्ली ह्यूमंस का, जब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सिविलाइज्ड होने जा रहा है, वो पीरियड को कहते हैं स्टोन एज कहते हैं। एक हमने प्री हिस्टोरिक टाइम पढ़ा, अब हम लोग एंशंट पीरियड पढ़ रहे हैं। एंशंट पीरियड का इस टाइम को कहेंगे स्टोन एज। Historians tell us that there was a very advanced civilization called Indus Valley or Harappan civilization at Mohenjo-daro and Harappa. Both these cities flourished on the bank of the river Indus, now in Pakistan. The evidence has found that Harappan civilization had facilities of irrigation, homes of bricks, and systematic town planning. Excavation of granary, citadel, great bath, seals, pottery, jewelry, and other remains of the civilization tell us about the life of the people at that time. ठीक है। अब जितने भी इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है, जो कि हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, वो लोग कहते हैं कि उस समय एक सिविलाइजेशन विकसित हुआ था, एक सभ्यता का विकास हुआ था। जब मनुष्य अच्छे से कॉलोनी के फॉर्म में रहना शुरू हुआ था, वो सिविलाइजेशन का नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन। वो कहाँ हुआ था? इंडस नदी के किनारों पे हुआ था। वो इंडस नदी अभी फ़िलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो वो जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था। वहाँ पे घर ईंट के बने हुए बहुत घर थे, वहाँ पे पूरा एक सिटी कॉलोनी जैसा बना हुआ था। और वो जगह जहाँ पे वो सिविलाइजेशन हुआ था, इंडस वैली या हरप्पन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो जगह का नाम है मोहनजोदारो और हरप्पा। ठीक है, इस दोनों सिटी में वो सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब खुदाई करके जितने भी पुराने उसके निकाले गए हैं, उस सिटी का जितना भी बचा कुचा चीज़ सब निकाला गया है, उससे पता चलता है कि वहाँ पे इरिगेशन का फैसिलिटी था। लोग जानते थे कि किस तरह नालियों के थ्रू, कुआं से थ्रू पानी ले जाके पौधों में दिया जा सके। तो इरिगेशन का फैसिलिटी था, ईंट के बने हुए घर थे, और पूरा टाउन का प्लानिंग अच्छे से दिखाई देता है। सिस्टमैटिक प्लानिंग था। वहाँ पे ड्रेन्स बने हुए थे और हर चीज़ के लिए अलग अलग सेपरेट घर बने हुए थे। कहाँ ये काम करना है, वहाँ एक ग्रेट बाथ भी था, स्विमिंग पूल टाइप का एक बड़ा सा एरिया था। फिर एक सिटाडेल था, एक जहाँ पे लोग बैठते थे। फिर ग्रैनरी था, मतलब जहाँ पे जो है फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे, ऐसा एक बड़ा सा एरिया बना हुआ है। फिर वहाँ पे ये भी मिलता है पॉटरी, मिट्टी के बने हुए घड़े वगैरह भी मिलते हैं। ज्वेलरी भी है, मिट्टी और दूसरे चीज़ों की बनी हुई ज्वेलरी भी मिलती है, गहने मिलते हैं। और सील्स भी है। सील्स क्या है? वो मिट्टी का मोटा मोटा रेक्टेंगुलर शेप का टैबलेट जैसा होता है, जिसके ऊपर जो है वो लोग कुछ फोटो ड्राइंग करते थे और अपने भाषा में कुछ कुछ लिखते थे। ठीक है, वो डेकोरेशन के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए वो लोग यूज़ करते होंगे, उसको सील्स कहते हैं। तो इस तरह सिविलाइजेशन का जितना भी बचा कुचा चीज़ खुदाई के समय निकल रहा है, अभी हिस्टोरियंस निकाल रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि वो सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था। It is believed that Aryans came to India from Central Asia sometimes around 1500 BC and settled down in North India. Vedic period began with the Aryans. A number of books such as Vedas, great epics that the Ramayana and the Mahabharata, the Upanishads were written during this period. These books tell us a lot about the people of the Vedic period. This period is also known as Vedic age. अब जो है हम लोगों ने अभी स्टोन एज के बारे में पढ़ा, फिर हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, अब एक है वैदिक एज आता है। कहते हैं कि दूसरे कंट्री से कुछ लोग आए थे जिनको कि हम लोग आर्यंस बोलते हैं, और वो आके जो है वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके मिडिल वाले जगह से वो लोग आए थे। और कब आए थे? 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट। 1500 BC में वो लोग आए थे, वो डेट बता रहा है। उस समय आए और आके वो नॉर्थ इंडिया के साइड में सेटल हो गए थे, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और उसी पीरियड को जब आर्यंस आके सेटल हो गए यहाँ पे, तो उसी को कहते हैं वैदिक पीरियड। उस समय बहुत सारे बुक लिखे गए, वेद भी लिखे गए, वेद के बुक भी लिखे गए, बड़े बड़े महाग्रंथ लिखे गए, जैसे कि रामायण और महाभारत लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। हाँ, तो उस समय का ये बुक्स अभी भी हम लोग के पास है, और वो ही बुक्स बताता है लॉट अबाउट द वैदिक पीरियड के बारे में, हम लोग उसके थ्रू ही जान पाते हैं। उस पीरियड को कहते हैं वैदिक एज। ठीक है, तो वो वैदिक एज का पीरियड होता है।
During the later Vedic period, there were a number of Janpads or small kingdoms. In 600 BC, there were 16 major states of the Aryans in North India. These states were called Mahajanpads. Mahajanpads were constantly at war. Later, they were all conquered by the rulers of Magad, the powerful kingdom of North India. ठीक है, तो वैदिक पीरियड की शुरुआत में तो आर्यन आके रहने लगे। जब आर्यन आके रहने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने छोटा छोटा किंगडम अपना बनाया, अपने जनपद बनाए जहाँ पे वो रहते थे, राज्य करते थे। ठीक है, वो लेटर वैदिक पीरियड हुआ, मतलब वैदिक पीरियड का बस जब समाप्ति होने वाला था उस समय की बात है। वहाँ पे बहुत सारे जनपद या छोटे छोटे किंगडम बन चुके थे। 600 BC का समय है। 1500 BC से देखिए ये जो BC वाला डेट है वो है ना कमता जाता है। 1500 BC, 1400, 1300 ऐसे करते करते वो 0 BC पे आ जाएगा। उसके बाद से AD का समय शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट का समय तो होगा, उसके बाद क्राइस्ट का पीरियड आएगा, उसके बाद क्राइस्ट के डेथ के बाद का पीरियड को AD कहेंगे। तो इस तरह से जो है, इसीलिए जो BC है वो धीरे धीरे कमता जाता है, स्टार्टिंग से लेके वो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो उन लोगों ने छोटे छोटे जनपद या किंगडम बना लिए थे। उसमें आर्यन लोग के 16 मेजर स्टेट्स थे 600 BC में, है ना। 16 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स वो लोग अपना बना लिए थे नॉर्थ इंडिया में। और ये स्टेट सबको क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। और ये महाजनपद के राजा सब क्या करते थे? हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। लास्ट में उन सबको एक पावरफुल किंगडम था नॉर्थ इंडिया में, मगध एम्पायर था। उसके जो राजा ने थे उन्होंने वो सारे 16 स्टेट्स को जीत लिया, कॉन्कर कर लिया था। मगध का जो राजा था उसने। Alexander, the king of Macedonia, small state in Greece, invaded India in 326 BC. He defeated King Porus of Punjab but was very impressed with his bravery and he returned his kingdom. Alexander had to go back as his soldiers were eager to go back. Alexander died on the way in 323 BC at Babylon. ठीक है, अब है कि इधर तो नॉर्थ इंडिया में मगध एम्पायर ने वो 16 स्टेट को जीत लिया था, 16 महाजनपद को, और अपना रूल बना लिया था। नॉर्थ इंडिया में पंजाब के साइड में और एक रूलर थे, पोरस रूलर थे। ठीक है, वो अपना किंगडम चला रहे थे। एक आदमी था अलेक्जेंडर, जो कि एक फॉरेन कंट्री मैकेडोनिया जो था ग्रीस में मैकेडोनिया एक जगह था, वहाँ का वह रूलर था। तो वह निकल पड़ा था विश्व विजय के लिए कि वह धीरे धीरे वर्ल्ड के सारे किंगडम्स को कॉन्कर करता जाएगा। करते करते वो आ गया कहाँ? इंडिया आया। इंडिया में वो किंग पोरस जो पंजाब के हैं उनके पास, वहाँ पे वो पहुँच गया। वहाँ पे उनको लड़ाई में उसने हरा दिया। पर किंग पोरस बहुत ही ब्रेव थे। उनका साहस देख के अलेक्जेंडर को थोड़ा बुरा लगा और उसने वह निश्चय किया कि चलो अब वापस लौट जाऊँगा और मैं विश्व विजय नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसके सोल्जर्स बहुत थक चुके थे और वो लोग वापस जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो अलेक्जेंडर है वो बहुत इम्प्रेस था किंग पोरस से। उनका जीता हुआ राज्य उसने वापस लौटा दिया और वह अपने सोल्जर्स के साथ वापस जाने लगा मैकेडोनिया। पर जाते वक्त ही रास्ते में 323 BC में बेबीलोन जगह जो था वहाँ पे वह पहुँच के ही वहाँ पे उसका डेथ हो गया। वो थक चुका था, उसका डेथ वहीं पे हो गया 323 BC में। In 323 BC, Chandragupta Maurya became the ruler of Magad. He founded a new empire, the Mauryan Empire, with the help of Chanakya. Chandragupta was succeeded by his son Bindusar. Bindusar was succeeded by his son Ashoka the Great. Ashoka was one of the greatest kings in the world history. Ashoka was a brave emperor. In 261 BC, he conquered Kalinga but became very upset because of scenes of death and devastation. Ashoka took a vow never to wage a war again. He decided to follow and preach the teachings of Buddhism. After the Mauryas, an important power in North India was that of Guptas. During the period of Gupta Empire, India earned a great name and fame. Hence, the period of the Guptas has been regarded as the golden age of India. ठीक है, तो हमने देखा क्या हुआ। ये जो है आर्यंस कब आए? 1500 BC में आए। 600 BC तक उन्होंने अपना महाजनपद सब स्टैब्लिश कर लिया था, जिसको कि मगध के एम्पायर ने हरा दिया, सारों को अपने कब्जे में ले लिया। 326 BC में अलेक्जेंडर ने अटैक किया किंग पोरस के किंगडम पे, फिर उनको लौटा दिया उनका किंगडम।
लौटते वक्त किंग अलेक्जेंडर जो है 323 BC में उसका डेथ हो गया बेबीलोन में। ठीक है, अब उसी वक्त यहाँ जो है ये जो मगध एम्पायर जो था, बड़ा सा पावरफुल एम्पायर था, उसका रूलर कौन बन गया? उसका राजा उस वक्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने नया एम्पायर पूरा बनाया जिसको उसने नाम दिया मौर्यन एम्पायर दिया। मगध का रूलर था, उसने अपने नया साम्राज्य का क्या नाम दिया? मौर्यन एम्पायर दिया। और उसका एक बहुत ही समझदार मंत्री थे, कौन थे? चाणक्य थे। तो चाणक्य की मदद से उन्होंने मौर्यन एम्पायर बनाया। चंद्रगुप्त के बाद कौन राजा बने? उनके बेटे बिंदुसार बने। और बिंदुसार के बाद बने कौन? अशोका, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर है इंडियन हिस्ट्री के, है ना। बहुत ही ब्रेव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। उस समय 261 BC उन्होंने भी बहुत सारे राज्यों को कॉन्कर करके अपने किंगडम में मिलाया था। 261 BC में उन्होंने किस राज्य को हराया? कलिंग राज्य को हराया। ठीक है, पर कलिंग राज को हराने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि कितनी तबाही हुई है, डिवास्टेशन हुआ है, लोगों के घर जल बल गए हैं, लोग मर रहे हैं, दुखी हैं, बच्चे रो रहे हैं, अनाथ हो गए। ये सब देख के उनको बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने एक कसम खाई कि और वह कभी भी कोई युद्ध नहीं करेंगे। और बुद्धिज़्म, उस समय बुद्धिज़्म का ग्रोथ हो रहा था इंडिया में, तो उन्होंने ये निश्चय लिया कि अब हम बुद्धिज़्म का जो टीचिंग है, गौतम बुद्ध जो भी टीचिंग दे रहे हैं उसी टीचिंग के हिसाब से हम चलेंगे और लोगों में वह टीचिंग फैलाएंगे भी, उसी टीचिंग को आगे बढ़ाएंगे भी। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर में अशोका था। जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने लगा उसके बाद एक और पावरफुल एम्पायर इंडिया, नॉर्थ इंडिया में बना। हुआ क्या था? गुप्तास जो राजा थे उनका एम्पायर था, उसका नाम क्या था? गुप्ता एम्पायर। उसमें उसने भी गुप्ता एम्पायर का भी बहुत फेमस हुआ, बहुत नाम हुआ पूरे इंडिया में, और नेम और फेम उसने बहुत अर्जित किया। ठीक है, इसीलिए उस टाइम जो है इंडिया बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। इसीलिए उस पीरियड को क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं, जब गुप्ता एम्पायर था, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो ये सब हम लोग एंशंट पीरियड में पढ़ लिए। अब हम लोग मेडिवल पीरियड में आते हैं। द मेडिवल पीरियड स्टैंड्स फ्रॉम 600 AD to 1750 AD. During this period, the various kings were ruling their kingdoms. The major events happened when Mahmud Ghazni of Persia, now Iran, and Muhammad Ghori of Turkey invaded North India and looted the riches of our country. Later, Qutbuddin Aibak, a slave of Muhammad Ghori, became the ruler of North India. He founded the Delhi Sultanate because the rulers during this period called themselves Sultan. He was followed by Iltutmish, Rajia Sultan and Balban. ठीक है, अब हम लोग मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। मेडिवल इंडिया का पीरियड कौन सा बता रहा है? 600 AD से लेकर 1750 AD, मतलब जिस समय जीसस क्राइस्ट का डेथ हो चुका था वो 600 AD से लेकर 1750 AD का समय है। उस समय जो है बहुत सारे अलग अलग राजा थे जो अपने अपने किंगडम को रूल कर रहे थे। उस समय क्या हुआ? पर्शिया एक जगह है जो कि ईरान अब बन गया, उसका नाम अब ईरान हो गया है। वहाँ से एक आए थे महमूद गजनी थे, हाँ, और टर्की से एक आए थे मोहम्मद गौरी थे। वो लोग आके इंडिया पे अटैक किए, नॉर्थ इंडिया पे, और इंडिया चूँकि बहुत ही रिच कंट्री था उसको लूटने की कोशिश करने लगे, यहाँ का गोल्ड वगैरह सब उठा के ले जाने लगे। ठीक है, तो यही जो मोहम्मद गौरी जो थे उनका एक स्लेव था, उनका एक ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया में लूट मचा ली उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका ग़ुलाम था वो नॉर्थ इंडिया का वह राजा बन गया और उसने एक नया एम्पायर स्टैब्लिश किया जिसका नाम क्या था? दिल्ली सल्तनत। सल्तनत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय के ये जो ईरान साइड के जितने रूलर सब आते थे वो लोग अपने आप को सुल्तान कहते थे, इसलिए उनके एम्पायर का नाम हुआ सल्तनत। तो उसने दिल्ली सल्तनत बनाया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बने राजा? इल्तुतमिश बने, फिर रजिया सुल्ताना बनी, फिर बलबन बने। ये सारा पीरियड है उस वक्त का 1600 AD से 1750 AD के समय का है। In 1526, Babur invaded North India and laid the foundation of the Mughal rule in India. Humayun, the son of Babur, became the second Mughal emperor. He was succeeded by his son Akbar in 1556 AD. Akbar was considered as the greatest of the Mughal emperors. After Akbar
came Jahangir and Shah Jahan. Shah Jahan was a lover of art and architecture. He built the famous monument, the Taj Mahal at Agra. He was succeeded by his son Aurangzeb, whose reign lasted from 1658 to 1707 AD. He was the last important ruler of the Mughal Empire. The successors of Aurangzeb, the later Mughals, lost their power gradually. With the decline of the Mughal Empire, the rulers or governors of Hyderabad, Bengal, Awadh, Punjab, Mysore, Jats, the Rajputs declared their independence from the Mughal Empire. The Marathas had grown into a great power under Shivaji. ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढूंढा बनाया। 1526 में जो है बाबर नाम के एक रूलर है, उसने नॉर्थ इंडिया में फिर अटैक किया और नॉर्थ इंडिया को वह जीत गया और उसने नया रूल शुरू किया। वो क्या था? मुग़लों का रूल। हाँ, मुग़ल रूल उसने शुरू किया। बाबर के बाद उसका बेटा कौन बना? हुमायूं जो था वह राजा बना। और हुमायूं के बाद उसका नेक्स्ट उसका जो बेटा था अकबर, वह राजा बना 1556 एडी में। और अकबर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा रूलर था मुग़ल एम्परर का। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बना। जहांगीर के बाद शाहजहां बना। और शाहजहां जो था वो बहुत ही आर्ट और आर्किटेक्चर का प्रेमी था। हाँ, आर्किटेक्चर मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनवाने का वो उसको बड़ा शौक़ था, अच्छे डिज़ाइन वाला। उसी ने ताजमहल जो है वह बनवाया आगरा में। ठीक है, शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब जो है वह राजा बना। वो कब से कब तक? 1658 से 1707 एडी तक बना। और औरंगजेब ही सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट रूलर था मुग़ल एम्पायर का। उसके तो और भी कुछ बने पर वो लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। धीरे धीरे जो है जैसे जैसे औरंगजेब के बाद दूसरे दूसरे राजा बनते गए, उन लोग धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर का पावर ख़त्म होता गया। जब दूसरे राज्यों के राजा ने देखा कि मुग़ल एम्पायर का पावर ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। बोले कि अब हम लोग मुग़ल एम्पायर के अंडर नहीं हैं। उनमें कौन कौन थे? हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, मैसूर, जट और राजपूत, ये सारे राजाओं जगहों के राजाओं ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उस समय मराठास जो थे, हम महाराष्ट्र के साइड के मराठास जो थे, वो लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा एम्पायर बना लिए थे और उनके लीडर कौन थे? शिवाजी थे। Modern period. The modern period started from 1750 and is still continuing. It started with the decline of Mughal period. During this period, the Portuguese, the Dutch, the English and the French established their companies in India for the purpose of trade. But the British defeated the French, the Portuguese and the Dutch. In 1757 AD, the British defeated Siraj-ud-Daulah, the Nawab of Bengal, Bihar and Odisha. The British, who had come to India for trade, started participating in the administration of the country and soon brought the whole country under their control. But the Indians were unhappy to be ruled by a foreign power. In 1857, they revolted against the British, but the revolt collapsed. In 1858, the Queen of England took over the control of Indian territories. अब मॉडर्न पीरियड का शुरुआत कब हुआ? 1750 से शुरू हुआ और अभी भी वह चल रहा है। वो कैसे शुरू हुआ था? जब मुग़ल का रूल का डिक्लाइन होने लगा, मुग़लों का और पावर कम होने लगा। उस समय पोर्तुगल से कुछ लोग आए, डच लोग आए, डच लोग कुछ आए और इंग्लैंड से इंग्लिश लोग आए, फ्रांस से फ्रेंच के लोग आए। वो लोग व्यापारी सब थे और वो लोग सब इंडिया में व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, उन्होंने आके यहाँ पे अपने अपने कंपनी इस्टेब्लिश कर दिया कि वो व्यापार करेंगे सोच के। पर उस समय जो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटेन के लोग, वो लोग सोचे कि हम अपना पावर सबसे ज़्यादा इंडिया में रखेंगे करके उन्होंने फ्रेंच, पोर्तुगीज़ और डच को हरा दिया और उन्होंने अपना व्यापार यहाँ पे पूरा बैठा लिया कि हम यहाँ पे पूरा ट्रेड करेंगे। 1757 एडी में उन्होंने सिराजुद्दौला को भी हरा दिया। सिराजुद्दौला कौन था? वह नवाब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, तो ब्रिटिश आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। पर धीरे धीरे वह यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ के जिस तरीके से यहाँ के लोगों को शासन किया जा रहा था उस पर वह दखलंदाजी करने लगे। वह राजाओं के शासन के तरीके में दखलंदाजी करने लगे, नहीं इस तरह से आपको नहीं चलाना है, उस तरह से। और इस तरह करते करते धीरे धीरे उन्होंने पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। पर इंडियंस खुश नहीं थे कि कोई फॉरेन के लोग आके हमारे ऊपर राज्य करे, इसलिए 1857 में इंडियंस लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, पर रिवोल्ट को इन ब्रिटिश लोगों ने किसी तरह दबा दिया, कोलैप्स कर दिया। फिर उसके बाद 1858 में इंग्लैंड की जो क्वीन थी
उन्होंने इंडिया को पूरा अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, इंडिया हमारी टेरिटरी है। जब 1857 का रिवोल्ट, after the failure of the revolt of 1857, Indian leaders formed political organizations to free India from the British rule. In 1885, the Indian National Congress was founded that led the Indian freedom struggle. Mahatma Gandhi, with his weapon of non-violence, forced the British to leave India. India finally won freedom on 15th August 1947. रिवोल्ट का फेलियर हो गया, 1857 में जो रिवोल्ट किया गया वो फेल हो गया। उसके बाद इंडियन लीडर लोग जो थे, नेता लोग, उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। उन लोगों ने छोटी छोटी पार्टी बनाई ताकि ब्रिटिश के जो क्वीन है उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि इंडिया को आप लोग छोड़ के चले जाए। 1885 में उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, और वो ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाता चला गया। इस स्वतंत्रता की लड़ाई को वही आगे बढ़ाता चला गया। लोगों को बताना, वो पार्टी ने बताया आज हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके वो लोग इंडिया को स्वतंत्र कराने की कोशिश करने लगे। सबसे बड़े लीडर कौन थे स्वतंत्रता संग्राम के? महात्मा गांधी थे। और उनका हथियार क्या था, वेपन क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा। वो बोले हम किसी तरह की अहिंसा नहीं करेंगे, ब्रिटिश लोग के ऊपर गोलीबारी कुछ नहीं करेंगे, बस हम उनको फोर्स करेंगे कि आप जो है इंडिया को छोड़ के चले जाइए। और सच में उनका अहिंसा का हथियार के थ्रू वो लोग ब्रिटिश को फोर्स कर दिए कि वो इंडिया छोड़ के चले जाए, और इंडिया को फाइनली 15 अगस्त 1947 में फ्रीडम मिल गया। India after independence. After independence, India has made great progress in several areas. We have produced world-class scientists, engineers, journalists, soldiers, bureaucrats, politicians, and doctors. We have built complexes, bridges, and dams. We have sent satellites and rockets into space. India is on the way to become a superpower. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ही, स्वतंत्रता के बाद इंडिया बहुत प्रगति किया है। हम लोग के कंट्री से बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, सैनिक, सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब अच्छे अच्छे नेता, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे अच्छे बिजनेस करने वाले, बड़े बड़े जो बिजनेस हेड्स हैं, और डॉक्टर्स, ये सब हमारे इंडिया में तैयार बने। और उन लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े ब्रिज और डैम सब कंस्ट्रक्ट कराए हैं इंडिया में। इंडिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम के थ्रू सैटेलाइट और रॉकेट भी भेजा है स्पेस में। तो इंडिया धीरे धीरे एक सुपर पावर बन रहा है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आवर हिस्ट्री। आप लोग को पसंद आया होगा चैप्टर। बड़ा चैप्टर है पर उसमें सब कुछ बताया गया है, प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बता दिया गया है। आप लेसन को रीड करेंगे तो आपको सब कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए। ओके, थैंक यू।